अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि किंग मू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेलियों में एक ड्रैगन आई फ्रूट के बराबर मोती चमक रहा था, जिसमें से डेंस हरी रोशनी निकल रही थी। ये एक वुड स्पिरिट ऑर्ब थी। यूनचे का दिमाग हिल गया। किंग मू ने बताया, ये मेरी मर चुकी वाइफ की वुड स्पिरिट ऑर्ब है। सालों बीत गए, लेकिन इसकी स्पिरिट एनर्जी अभी भी इंटैक्ट है। किंग मू ने वो कीमती वुड स्पिरिट ऑर्ब यूनचे के हाथों में रख दी। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया, जैसे उसकी सोल उसे छोड़कर चली गई हो। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद है ये आपके काम आएगी। यूनचे ने उसे स्टोर किया और गंभीरता से शुक्रिया अदा किया। लेकिन यूनचे के मन में एक सवाल खटक रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा, सीनियर किंग मू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ईस्टर्न डिवाइन रीजन में वुड स्पिरिट्स का शिकार करना मना है। ये एटर्नल हेवन गॉड रियल्म और बाकी किंग रियल्म्स का सख्त कानून है। तो आप लोगों ने किसी किंग रियल्म की प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगी? आप लोग छुपकर एक लोअर स्टार रियल्म में क्यों रह रहे हो? अब आगे ये सुनते ही किंग मू की आंखों में एक अजीब सा तूफान आ गया। उसने भारी मन से कहा, हमने कोशिश की थी, लेकिन इंसान का लालच उसकी ताकत या रुतबे से कम नहीं होता। यूनचे चौंका, मतलब कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि? किंग मू के हाथ कांपने लगे। क्या तुम्हें पता है हमारे पेट्रियार्क कैसे मरे थे? यूनचे चुप रहा। किंग मू ने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द भरी आवाज में बताया, सालों पहले जब हम पर मुसीबत आई थी, तो हम एक किंग रियल्म के पास पनाह मांगने गए थे। हमें लगा था कि अगर हम उनके गुलाम भी बन जाएं, तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। पेट्रियार्क और उनकी पत्नी बड़ी मुश्किलों से वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही उनका काल बन जाएगा। उन लोगों ने धोखे से हमला कर दिया। पेट्रियार्क और उनकी पत्नी ने अपनी जान देकर यंग पेट्रियार्क और प्रिंसेस को वहां से भगाया। हजारों वुड स्पिरिट्स मारे गए। उस तबाही में से सिर्फ 3 लोग ही यंग पेट्रियार्क को लेकर भाग पाए, जिनमें से एक मेरी पत्नी थी जो बाद में मारी गई, और प्रिंसेस, वो भागते हुए हमसे बिछड़ गई। यूनचे ने भारी आवाज में पूछा, वो लोग कौन थे? किंग मू ने एक गहरी सांस ली। मरने से पहले पेट्रियार्क ने मुझे सोल साउंड ट्रांसमिशन भेजा था। सिर्फ 4 शब्द थे, ब्रह्मा, मोनार्क, गॉड, रियल्म। ये नाम सुनते ही यूनचे के रोंगटे खड़े हो गए। ईस्टर्न डिवाइन रीजन का सबसे ताकतवर किंग रियल्म, जो कभी किसी पचड़े में नहीं पड़ता, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कोई भी कमजोर नहीं है, वो ब्रह्मा, मोनार्क, गॉड रियल्म इसके पीछे था। यूनचे को यकीन ही नहीं हो रहा था। किंग मू ने कड़वाहट से कहा, मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा। इस सच को कबीले में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। यंग पेट्रियार्क को भी नहीं पता। मैं बस यही दुआ करता हूं कि प्रिंसेस कभी गलती से भी किसी किंग रियल्म के पास मदद मांगने न जाए। यूनचे का खून खौल रहा था। उसे अब समझ आया कि ये लोग इतना छुपकर क्यों रहते हैं। किंग मू ने यूनचे की आंखों में देखते हुए वार्निंग दी, यूनचे, तुम्हारी कल्टिवेशन तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। शायद फ्यूचर में तुम किंग रियल्म्स के लेवल तक पहुंच जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, उन गंदी रूहों पर कभी भरोसा मत करना, चाहे वो बाहर से कितने भी महान क्यों न दिखें। यूनचे काफी देर तक चुप रहा। किंग मू ने आगे बताया कि ब्रह्मा, मोनार्क, गॉड रियल्म को पेट्रियार्क की रॉयल वुड स्पिरिट ऑर्ब चाहिए थी, लेकिन पेट्रियार्क ने मरते वक्त उसे खुद ही चकनाचूर कर दिया ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। तभी यूनचे को एक डर सताने लगा। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में हे लिन की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई थी। अगर ये खबर ब्रह्मा, मोनार्क, गॉड रियल्म तक पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। यूनचे ने मन ही मन सोचा, बस उम्मीद है कि जी रुयान वो बात किसी को न बताए। करीब आधा घंटा बीत चुका था। अब यूनचे के जाने का वक्त था। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़ा, हरी और काली बेले अपने आप हट गई और रास्ता खुल गया। पीछे वुड स्पिरिट्स का झुंड उसे अलविदा कहने खड़ा था। हे लिन की आंखें लाल थी। तभी किंग ये आगे आई और यूनचे के हाथ में 3 छोटी छोटी जेड की बोतलें थमाते हुए कहा, यह हमारे कबीले की वुड स्पिरिट मिरेकल ड्यू है। ये हमारे पूर्वजों की स्प्रिंग ऑफ ओरिजिन से ली गई है। इसमें नेचर की जादुई ताकत है। इसे पीते ही तुम्हारे घाव और ताकत पलक झपकते ही वापस आ जाएंगे। ये हमारे पास बची हुई आखिरी 3 बूंदें हैं। यूनचे ने मना नहीं किया। स्प्रिंग ऑफ ओरिजिन की चीज साधारण हो ही नहीं सकती। उसने थैंकफुलनेस के साथ उन्हें रखा। जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से एक कोमल आवाज आई, बिग ब्रदर यूनचे। किंग है। वो लड़की भागते हुए वहां आई। उसकी सांसें खुल रही थी, गाल लाल थे और उसकी आंखें चमक रही थी। यूनचे ने मुस्कुराकर कहा, किंग है,
मुझे जाना होगा। किंग हे ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी हथेलियों में एक ब्रेसलेट था जो फूलों के बीजों और एक छोटे से एमरल्ड जैसे पत्थर से बना था। किंग हे ने मासूमियत से कहा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बिग ब्रदर यूनचे की रक्षा करेगा। यूनचे का दिल पिघल गया। उस ब्रेसलेट से ताजे फूलों और उस लड़की की खुशबू आ रही थी। उसने उसे दोनों हाथों से लिया। थैंक यू किंग हे, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। लड़की ने सिर झुका लिया और धीरे से पूछा, बिग ब्रदर यूनचे, क्या आप हमसे मिलने वापस आएंगे? यूनचे ने उसकी आंखों में देखा और वादा किया, मैं जरूर आऊंगा। यूनचे वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, पीछे का रास्ता गायब हो गया। वहां एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन फॉर्मेशन लगा था जो किसी की भी स्पिरिट सेंस को धोखा दे सकता था। यूनचे ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, उम्मीद है ये जगह हमेशा सुरक्षित रहे। यूनचे ने लिन को बचाया था और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के उस काले कपड़े वाले आदमी को बुरी तरह घायल किया था, तो जाहिर सी बात है कि पूरे दरकिया सिटी में उसके नाम का वारंट निकल चुका होगा। इसलिए वुड स्पिरिट्स के सीक्रेट ठिकाने से निकलने के बाद यूनचे ने बहुत सोच समझकर वापस दरकिया सिटी जाने का फैसला किया। भले ही खतरा था, लेकिन यूनचे के पास कोई और रास्ता नहीं था। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट बनाने के लिए उसे अभी भी 2 चीजों की जरूरत थी, डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और इमॉर्टल एम्परर ग्रास। और दरकिया सिटी इस लोअर स्टार रियल्म का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, तो अगर ये चीजें कहीं मिल सकती थी तो वो यही थी। यूनचे ने रिस्क नहीं लिया। उसने अपने कपड़े बदले, अपना हुलिया पूरी तरह बदल दिया और अपनी हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाउंड एनर्जी ऑरा को पूरी तरह दबा दिया। अब वो भीड़ में एक आम कल्टिवेटर जैसा लग रहा था। शहर में चहल पहल थी। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने शायद अपनी खोज शुरू कर दी थी, लेकिन वो ये काम चुपचाप कर रहे थे क्योंकि एक रॉयल वुड स्पिरिट की खबर अगर बाहर लीक हो गई तो उनके लिए ही मुसीबत बन जाएगी। इसी बात का फायदा उठाकर यूनचे खुलेआम शहर में घूम रहा था और इन 2 चीजों के बारे में पूछताछ कर रहा था। काफी देर घूमने के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिला तो उसकी नजर सड़क किनारे एक दुकान पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी सफेद मूंछें हवा में उड़ रही थी। भीड़ भाड़ के बीच भी वो आदमी एकदम शांत और ज्ञानी लग रहा था, जैसे कोई पहुंचा हुआ संत हो। उसके स्टॉल पर अजीबोगरीब पुरानी चीजें रखी थी जिनसे एक पुरानी ऑरा निकल रही थी। यूनचे को लगा कि ऐसे अनुभवी लोग अक्सर बहुत कुछ जानते हैं। वो सीधा वहां गया और बोला, सीनियर, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। बूढ़े ने आलस से आंखें खोली और यूनचे को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम परदेसी लगते हो। वैसे बता दूं, दरकिया सिटी में जानकारी सस्ती नहीं मिलती। बोलो क्या चाहिए? यूनचे ने सीधे मुद्दे की बात की। मुझे जानना है कि डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड कहां मिल सकती है। ये सुनते ही उस बूढ़े का संत वाला रूप गायब हो गया। उसने यूनचे को घूर कर देखा और भड़क गया, अबे ओ छोकरे, क्या तू मेरा मजाक उड़ाने आया है? यूनचे थोड़ा सटकाया, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बूढ़ा और जोर से चिल्लाया, तो क्या तू दिमाग से पैदल है? एक एम्पीरियन डिवाइन जेड को 10,000 साल तक 9 अलग अलग सितारों की रोशनी में नहलाना पड़ता है, तब जाकर वो डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड बनती है। अपर स्टार रियल्म्स में भी ये एक अनमोल ट्रेजर माना जाता है, और तू इसे इस छोटे से दरकिया सिटी में ढूंढ रहा है। ये मजाक नहीं तो और क्या है? यूनचे का मुंह खुला रह गया। अभी तो ये बूढ़ा एकदम ज्ञानी लग रहा था और अब एकदम से सड़क छाप स्टाइल में डांट रहा है। लेकिन यूनचे ने हार नहीं मानी और पूछा, अच्छा तो इमॉर्टल एम्परर ग्रास, क्या वो यहां मिलेगी? इस बार तो बूढ़े की मूंछें गुस्से से खड़ी हो गई। वो चिल्लाया, भाग यहां से, मेरा धंधा खराब मत कर। यूनचे समझ गया कि बातों से काम नहीं बनेगा। उसने तुरंत 10,000 पर्पल प्रोफाउंड स्टोन्स निकाले और सामने रख दिए। सीनियर, मुझे लगता है आपका ज्ञान बहुत गहरा है, प्लीज इस जूनियर को थोड़ा गाइड करें। चमकते हुए पर्पल प्रोफाउंड स्टोन्स को देखते ही बूढ़े का गुस्सा ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। उसने बिजली की फुर्ती से पैसे अंदर किए और एकदम प्यार से बोला, अरे यंग मास्टर, मैं तो पहली नजर में ही समझ गया था कि आप किसी अमीर क्लैन के रईसजादे हैं। अब आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। यूनचे मन ही मन अपना सिर पीटने लगा कि पैसा सच में बोलता है। बूढ़े ने ज्ञान देना शुरू किया, डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड तो भूल ही जाओ, ये मिडिल स्टार रियल्म्स में भी नामुमकिन है। ये चीजें सिर्फ अपर स्टार रियल्म्स में मिलती हैं। जहां तक इमॉर्टल एम्परर ग्रास की बात है, ये डिवाइन ग्रास सिर्फ प्रिमोडियल सीक्रेट रियल्म्स में उगती है। यूनचे ने भौहें सिकोड़ी, प्रिमोडियल सीक्रेट रियल्म्स,
बूढ़ा फिर से शक की निगाहों से देखने लगा। बच्चे, तुम्हें प्रिमोर्डियल सीक्रेट रियल्म्स नहीं पता। तुम पक्का किसी लोअर रियल्म से आए हो। युनचे ने बात संभालने के लिए समझदारी दिखाते हुए 10,000 पर्पल प्रोफाउंड स्टोन्स और निकाल कर रख दिए। जी, मैं लोअर रियल्म से ही हूं। प्लीज थोड़ा विस्तार में समझाएं। बूढ़े ने फिर से बिजली की तेजी से पैसे लपके और एकदम शांत होकर समझाने लगा। ये वो छोटी दुनियाएं हैं जो एंशिएंट एरा ऑफ गॉड से बची हुई हैं। गॉड रियल्म में ऐसे कई सीक्रेट रियल्म्स हैं। कुछ खुले हैं, कुछ में जाने के नियम सख्त हैं। आज के जमाने में ज्यादातर सीक्रेट रियल्म्स पर बड़े बड़े सेक्ट्स का कब्जा है और वो उन्हें अपने डिसाइपल्स के लिए ट्रायल साइट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। युनचे को अब समझ आ रहा था। उसके अपने घर ब्लू वाइन नेशन में जो हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म था, वो भी असल में इविल गॉड का छोड़ा हुआ एक प्रिमोर्डियल सीक्रेट रियल्म ही था। बूढ़े ने आगे बताया कि दरक्या रियल्म में भी 2 सीक्रेट रियल्म्स हैं, लेकिन उन पर सोल सेक्ट का कब्जा है। फिर उसने एक बहुत काम की बात बताई। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इमॉर्टल एम्परर ग्रास कभी कभी लोअर स्टार रियल्म्स के सीक्रेट रियल्म्स में भी देखी गई है, लेकिन ये ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। युनचे का चेहरा थोड़ा उतर गया। सीक्रेट रियल्म में घुसना वैसे ही मुश्किल है, और अगर वो किसी बड़े सेक्ट के कब्जे में हुआ तो नामुमकिन। तभी बूढ़े ने युनचे का उदास चेहरा देखा और रहस्यमयी अंदाज में आगे झुका। बच्चे, लगता है तुम्हें सच में इन चीजों की जरूरत है। तुमने दिल खोलकर खर्चा किया है, तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं। युनचे की आंखों में चमक आ गई। बताइए सीनियर, बूढ़े ने धीरे से कहा। हेवनली मिस्ट्री रियल्म, बूढ़े ने समझाया। हेवनली मिस्ट्री रियल्म पूरे गॉड रियल्म का सबसे छोटा स्टार रियल्म है, इतना छोटा कि वो इस दरक्या सिटी के बराबर होगा। लेकिन वो एक असली अपर स्टार रियल्म है। युनचे हैरान था। सिर्फ एक शहर के बराबर का रियल्म, और वो भी अपर स्टार रियल्म। मतलब उसका लेवल स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म से भी बहुत ऊपर था। बूढ़े ने आगे कहा, भले ही वो छोटा है, लेकिन उसका रुतबा बहुत बड़ा है। यहां तक कि चारों किंग रियल्म्स भी उसकी इज्जत करते हैं। और खास बात यह है कि वो एक अनरेस्ट्रिक्टेड रियल्म, मतलब वहां कोई भी जा सकता है। वहां हर तरह की जानकारी बिकती है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त प्रोफाउंड स्टोन्स है, तो तुम वहां पता कर सकते हो कि डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और इमॉर्टल एम्परर ग्रास कहां मिलेगी। युनचे ने तुरंत पूछा, वहां जाना कैसे है? बूढ़े ने रास्ता बताया। शहर के पश्चिम वेस्ट में जो डायमेंशनल स्टेशन है, वहां से पहले फ्रिजिड ओरिजिन रियल्म जाओ, फिर स्टारसन रियल्म, फिर मीरियड होली लाइट रियल्म। कुल मिलाकर 17 बार टेलीपोर्ट होना पड़ेगा। खर्चा बहुत होगा, लेकिन तुम हेवनली मिस्ट्री रियल्म पहुंच जाओगे। 17 अलग अलग रियल्म्स। युनचे ने सारा रास्ता याद कर लिया और बूढ़े का शुक्रिया अदा करके सीधा पश्चिम वेस्ट दिशा की ओर निकल पड़ा। उसके पास अभी भी काफी पर्पल प्रोफाउंड स्टोन्स बचे थे, लेकिन जब वो डायमेंशनल स्टेशन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि लोग वहां से निराश होकर वापस आ रहे थे। युनचे का दिल जोर से धड़का। उसने एक राहगीर को रोककर पूछा, भाई साहब, क्या हुआ? आदमी ने दुखी होकर कहा, अगर टेलीपोर्ट होना चाहते हो तो वापस चले जाओ। डायमेंशनल स्टेशन को कुछ घंटे पहले ही सील कर दिया गया है। वहां सोल सेक्ट के बहुत सारे लोग पहरा दे रहे हैं। जो भी पास जा रहा है उसकी कड़ी जांच हो रही है। युनचे का खून ठनका। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड और सोल सेक्ट हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे थे। उन्होंने डायमेंशनल स्टेशन इसलिए सील किया था ताकि युनचे इस रियल्म से भाग न सके। उन्हें पता था कि वो किसी बाहरी स्टार रियल्म से आया है। युनचे तुरंत वहां से मुड़ गया। वो वहां जाकर खुद को फंसा नहीं सकता था। अब उसके पास दरक्या सिटी में छुपकर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। समय बिताने के लिए वो शहर में इधर उधर घूमने लगा। दोपहर के वक्त उसे अचानक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हुई। उसने देखा कि काले कपड़ों में एक आदमी पास की एक दुकान में घुस रहा है। उस आदमी के बाएं हाथ पर एक काले सांप का टैटू था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस आदमी के हाथ पर था जिसे युनचे ने कल रात क्रिपल्ड किया था। ये सोल सेक्ट का बंदा है। युनचे सतर्क हो गया। वो आदमी काफी देर तक दुकान में रहा और फिर तेजी से निकल गया। युनचे को शक हुआ। वो उसी दुकान में घुस गया। अंदर मसालों की तेज खुशबू आ रही थी। दुकानदार एक अजीब सा दिखने वाला ओल्ड एज्ड का आदमी था। दुकानदार ने युनचे को अमीर समझकर बड़े प्यार से वेलकम किया। युनचे ने बिना वक्त बर्बाद किए 5000 पर्पल प्रोफाउंड स्टोन्स निकाले और धीरे से पूछा, अभी जो आदमी यहां से गया उसने क्या खरीदा? दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डरते हुए बोला, यंग मास्टर, मुझे मत फंसाइए। अगर सोल सेक्ट को पता चला कि मैंने 10,000 माइल सोल चेसिंग इंसेंस किसी और को बेचा है या उसके बारे में बात की है, तो वो मुझे जान से मार देंगे।
यूनचे का माथा ठनका। 10,000 माइल सोल चेसिंग इंसेंस, ये क्या है? दुकानदार को जब यकीन हो गया कि यूनचे सिर्फ एक जिज्ञासु परदेसी है, तो उसने पैसे चुपचाप रख लिए और बताया, यह बहुत ही खास चीज है। पूरे दरकिया रियल में सिर्फ मैं इसे बनाता हूं। ये बेरंग और बिना खुशबू का होता है, इसे किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन एक जानवर होता है, रेड टेल्ड मिंक, जो इसकी गंध को बहुत दूर से पहचान लेता है। दुकानदार अपनी तारीफ में बोलता गया, इसे कीमती ट्रेजर्स या कैदियों पर लगाया जाता है, ताकि अगर वो भाग जाए तो उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सके। यूनचे के कान सुन्न पड़ गए। तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? इससे पहले कि दुकानदार कुछ समझ पाता, यूनचे ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। यूनचे का पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में दहशत थी। ये 10,000 माइल सोल चेसिंग इंसेंस, इसका असर कितनी देर रहता है और इसकी रेंज क्या है? जल्दी बोल। दुकानदार की सांसें घुटने लगी। उसने कहा, यंग मास्टर, छोड़िए। यूनचे दहाड़ा, जवाब दे। दुकानदार ने तड़पते हुए कहा, इसका नाम ऐसे ही 10,000 माइल नहीं है, इसकी रेंज 10,000 मील है, और ये कम से कम 4 दिन और 4 रात तक रहता है, उससे पहले नहीं मिटता। बूम! यूनचे ने उस दुकानदार को जमीन पर पटका। उसे होश भी नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया। अगले ही पल यूनचे किसी पागल की तरह आसमान में उड़ गया और दक्षिण साउथ दिशा की ओर भागा। सीन यह है कि हे लिन को ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड में कैद रखा गया था, मतलब उस पर यह इंसेंस लगा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूनचे उसे बचाकर वुड स्पिरिट्स के पास ले गया है। इसका मतलब सोल सेक्ट को अब वुड स्पिरिट्स के सीक्रेट ठिकाने का रास्ता पता चल जाएगा। दरकिया सिटी, जो यूनचे के लिए पहले डेंजर जोन थी, अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। यूनचे को अब इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड उसे ट्रेस कर लेगा या नहीं। उसने अपनी फुल पावर रिलीज कर दी। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि दरकिया सिटी के ऊपर आसमान में लाइटनिंग कड़कने लगी। वो पागलों की तरह भागा, बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या सच में 10,000 माइल चेसिंग सोल इंसेंस जैसा आइटम एग्जिस्ट करता है? उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये फेक है, ऐसा आइटम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये सच हुआ तो तबाही मचना पक्का था। यूनचे ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वो टूटने की कगार पर आ गए। उसे सीक्रेट ग्राउंड्स छोड़े हुए करीब 3-4 घंटे हो चुके थे। अगर दुश्मनों ने उसे ट्रैक कर लिया था तो इतना टाइम उनके लिए काफी था। यूनचे बस दुआ कर रहा था कि ये सब उसका बहम हो, हकीकत नहीं। यूनचे की स्पीड अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। वो एक ठंड की तरह दरकिया सिटी से बाहर निकला और सीधा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जंगल की तरफ भागा। जंगल में घुसते ही उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। वो एक रैगिंग टॉर्नेडो की तरह पेड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हजारों साल पुराने एंशिएंट ट्रीज उसके रास्ते में आए तो वो उन्हें धूल में बदलता हुआ निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन थी, वुड स्पिरिट सीक्रेट ग्राउंड्स। आखिरकार वो उस लोकेशन पर पहुंच गया जो उसने याद कर रखी थी। सामने वही एंशिएंट ट्रीज की लाइन थी। यूनचे तुरंत नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने सामने का मंजर देखा, उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। वो जगह जो एक पावरफुल इल्यूसरी फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड थी, अब पूरी तरह ओपन पड़ी थी। फॉर्मेशन बुरी तरह तोड़ा जा चुका था। जमीन पर हरी काली बेले वाइन्स ऐसे बिखरी थी जैसे वहां से कोई हरिकेन गुजरा हो। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर दे। यूनचे का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे अपने आसपास एक ठंडी हवा महसूस हुई। वो कुछ सेकंड तक ब्लैंक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे डरते डरते आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे टूटी हुई वाइन्स की आवाज आ रही थी और हर आवाज उसके सोल को चीर रही थी। जैसे ही वो मेन एरिया में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं जाम हो गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरे का रंग उड़ गया जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। सामने जो नजारा था वो डिस्ट्रक्शन और डिस्पेयर की जीती जागती तस्वीर थी। वो जगह जो पहले एमरल्ड और जेड जैसी खूबसूरत दिखती थी, अब वहां सिर्फ तबाही थी। एंशिएंट ट्रीज गिरे पड़े थे, लकड़ी के घर टूट चुके थे और हर तरफ फियर्स कॉम्बैट के निशान थे। उस खूबसूरत जमीन पर अब सिर्फ सूखा हुआ हरा खून और मौत का सन्नाटा बचा था। जमीन पर वुड स्पिरिट्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। यूनचे के सबसे करीब जो बॉडी थी, उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उन आंखों से लाइफ जा चुकी थी, लेकिन उनमें भरा हुआ डर और होपलेसनेस साफ दिख रहा था। मरने के बाद भी उस वुड स्पिरिट के चेहरे पर रिजेंटमेंट यानी नफरत और बेप्सी छपी हुई थी।
युनचे के मुंह से बस एक ही आवाज निकली, आह आह। युनचे के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखें इतनी फैल गई कि सफेद हिस्सा भी छिप गए। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आसमान घूमने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां एक बूढ़े इंसान की तरह कांप रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट गूंज रहा था, सब मर गए, सब के सब मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ है। युनचे ने दर्जनों बार गहरी सांस ली, तब जाकर उसका दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ और आंखों की रोशनी वापस आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सब कुछ अभी भी धुंधला लग रहा था, लेकिन हर बॉडी, हर कतरा हरा खून उसके सोल में छप गया था। हर नजारा एक ठंडे खंजर की तरह उसके सोल को छलनी कर रहा था। बीच बीच में उसे इंसानों का लाल खून भी दिखा, जो उस पवित्र जगह पर गंदे धब्बों की तरह लग रहा था। उसने एक और गहरी सांस ली, खुद को संभाला और उस बर्बाद दुनिया में आगे बढ़ा। तभी एक टूटा हुआ पेड़ गिरा और उसके नीचे एक लाइफलेस वुड स्पिरिट की बॉडी दिखाई दी। वो एक दुबली पतली छोटी सी बूढ़ी औरत थी। ये और कोई नहीं बल्कि किंग ये थी। उनके चेहरे पर मरने के बाद भी एक अजीब सी शांति थी। युनचे ने धीरे से उनका नाम लिया, अपना सिर ऊपर उठाया और आंखें बंद कर ली। हे लिन इनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। अभी कुछ घंटे पहले ही युनचे ने उन्हें वुड स्पिरिट मिरेकल ड्यू दिया था और अब वो ठंडी पड़ी थी। युनचे ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं आप सबके लिए ये मुसीबत लेकर आया। प्लीज रेस्ट इन पीस। ट्रेजेडी तो हो चुकी थी, अब वो सिर्फ माफी मांग सकता था। युनचे ने खुद को शांत किया, लेकिन उसके सीने पर एक भारी बोझ रखा हुआ था। वो हवा में उड़ा और अपना स्पिरिट परसेप्शन रिलीज कर दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई सर्वाइवर मिल जाए। अगर एक भी वुड स्पिरिट बचा हो तो भी बहुत होगा। तभी उसे एक टूटे हुए घर के सामने एक मिडिल एज्ड वुड स्पिरिट की बॉडी दिखी। उस वुड स्पिरिट के हाथ में एक टूटा हुआ स्पीयर था, जिस पर हरा और लाल खून लगा हुआ था। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा खूनी छेद था। वो आखिरी दम तक लड़ा था, इसलिए उसे अपना वुड स्पिरिट ऑर्ब खुद डिस्ट्रॉय करने का मौका भी नहीं मिला। साफ था कि मरने के बाद उसका ऑर्ब जबरदस्ती निकाल लिया गया था। युनचे ने कांपते हाथों और भींची हुई मुट्ठियों के साथ उसका नाम लिया, सीनियर किंग मू। युनचे के चारों तरफ मिडिल एज्ड वुड स्पिरिट्स की लाशें बिखरी थी। हर बॉडी पर ब्रूटल बैटल स्कार्स थे। सबकी आंखें खुली थी, जिनमें डर और नफरत भरी थी। किसी की भी आंखें बंद नहीं थी। युनचे खामोशी से उड़ता रहा और आगे जाने पर उसे वुड स्पिरिट बच्चों की लाशें दिखी। कुछ बच्चे एक दूसरे से गले मिले हुए थे, कुछ बड़ों से लिपटे हुए थे। सबसे छोटे बच्चे के सीने में एक लंबी काले रंग की नाइफ आर पार थी। युनचे के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे वो बड़ा सा गार्डन दिखा जहां उसने अपना ज्यादा टाइम बिताया था। हजारों फूल जमीन पर बिखरे पड़े थे। अब वहां कोई तितलियां नहीं थी। फ्लावर बेड के आखिर में दो लड़कियां एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थी। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उनमें जान भी नहीं थी। उन्होंने अपने स्पिरिट ऑर्ब्स खुद डिस्ट्रॉय कर लिए थे ताकि दुश्मन उन्हें ले न सके। युनचे ने उन्हें खाली नजरों से देखा। फेई यान, किंग है। उन दोनों के ठीक बाहर एक जवान लड़का गिरा हुआ था। उसका शरीर घावों से भरा था, जिससे पता चल रहा था कि उसने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए कितनी भयानक लड़ाई लड़ी होगी। किंग झू। युनचे को फिर से घुटन महसूस होने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। उसका पूरा सोल इस दर्द में डूब गया। युनचे के कानों में उन सब की बातें गूंजने लगी। काश मैं बाहर की दुनिया देख पाता। मुझे हमेशा लगता था इंसान डरावने होते हैं, लेकिन बिग ब्रदर युनचे, आप तो बहुत अच्छे हो। ये चार्म मैंने खुद बनाया है, ये आपको सेफ रखेगा। बिग ब्रदर युनचे, क्या आप हमसे मिलने वापस आओगे? ये यादें अब कांटों की तरह चुभ रही थी। किंग झू, फेई यान किंग है। युनचे एक हाथ से अपना सिर और दूसरे से अपना दिल पकड़कर नीचे बैठ गया। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जहरीली सुइयों ने छेद दिया हो। उसका शरीर दर्द से बेकाबू होकर कांप रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही वो सब उसे कितनी उम्मीद और एक्साइटमेंट से देख रहे थे। उनकी आंखों में जीने की चाहत थी, सपने थे, लेकिन फेट ने उनके साथ बहुत बुरा किया। वो अपनी जवानी के दिनों में थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। युनचे कांपते हुए बुदबुदाया, इस सबका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। उसका दिल बैठा जा रहा था, दांत किटकिटा रहे थे।
उसने अपने ही हाथों से अपने सिर को नोचना शुरू कर दिया। नाखून मांस में गड़ गए, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जिंदगी में दूसरी बार उसे ऐसा फील हो रहा था। पहली बार तब हुआ था जब एजियो क्लाउड कॉन्टिनेंट में उसने अपने मास्टर और लिंगर को खोया था। उस वक्त गुस्से और पागलपन में उसने स्काई पॉइजन पर्ल यूज करके पूरे शहर को खत्म कर दिया था। लाखों लोग मरे थे और उसके बाद उसे जो गिल्ट हुआ था वो उसे डिस्पेयर के किनारे ले गया था। लेकिन इस बार 100 वुड स्पिरिट्स मारे गए थे। भले ही उसने उन्हें अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन दर्द वही था। यूनचे खुद से सवाल पूछने लगा, ये क्यों हुआ? इन मासूम वुड स्पिरिट्स की क्या गलती थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर थे? नहीं, ये मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ये मनहूस इंसान यहां ना आता तो ये डिजास्टर कभी न होता। अगर मुझे वुड स्पिरिट ऑर्ब की तलाश ना होती तो ये सब जिंदा होते। तभी अचानक यूनचे को एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने अपना सिर उठाया और झटके से खड़ा हो गया। 1 मिनट, हेलिन? हेलिन कहां है? इन लाशों के बीच हेलिन नहीं है। यूनचे ने तुरंत उड़ान भरी और अपना स्पिरिट परसेप्शन पूरी ताकत से फैला दिया। उसने वुड स्पिरिट सीक्रेट ग्राउंड्स के चप्पे चप्पे को स्कैन किया। मिट्टी, घास, हर एक लाश, लेकिन उसे हेलिन का कोई नामो निशान नहीं मिला। यूनचे का दिमाग तेजी से क्लियर होने लगा। उसने अपनी डिटेक्शन रेंज को मैक्सिमम लिमिट तक फैलाया, फिर भी हेलिन की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब हेलिन अभी जिंदा हो सकता है। नहीं, वो पक्का जिंदा है। हमला करने वालों को पता था कि हेलिन एक रॉयल वुड स्पिरिट है, इसलिए वो उसे हर हाल में जिंदा पकड़ना चाहते होंगे। और हेलिन के पास रॉयल ब्लड लाइन है, वो आसानी से खुद को मरने नहीं देगा। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही थी कि उसे कैप्चर करके ले जाया गया है। जमीन पर खून अभी सूखा नहीं था, मतलब दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यूनचे हवा में और ऊपर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सारा फोकस इकट्ठा किया। मुझे उसे ढूंढना होगा, हर हाल में ढूंढना होगा। तभी उसे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जंगल में पैरों के निशान और रास्ता बना हुआ महसूस हुआ। यूनचे ने अपनी आंखें खोली और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को ब्लास्ट किया। वो एक बिजली की लकीर की तरह ईस्ट की तरफ निकल पड़ा। यूनचे की स्पीड इतनी भयानक थी कि उसके गुजरने से जो हवा का दबाव बना, उसने नीचे के पेड़ों को उखाड़ फेंका। यूनचे ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मुसीबतें देखी थी और हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज उसका दिल काबू में नहीं था। उसका सोल दर्द से तड़प रहा था। निशानों का पीछा करते हुए वो ईस्ट की तरफ बढ़ता गया और तभी उसके स्पिरिट परसेप्शन में कुछ हलचल हुई। उसे वहां इंसानों का ऑरा महसूस हुआ और वो अकेला नहीं था। यूनचे ने फोकस किया और अपनी रेंज बढ़ाई। उसे वहां कुल 17 ऑरस मिले जो उससे 5 किलोमीटर दूर थे। उनमें से एक ऑरा बहुत कमजोर था, जो किसी वुड स्पिरिट का लग रहा था। यूनचे के दिमाग में तुरंत घंटी बजी, यह हेलिन था। यूनचे ने अपनी स्पीड कम किए बिना अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छिपा ली। उसने हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग एक्टिवेट किया और जंगल में नीचे उतर गया। वो उन ऑरस के बेहद करीब पहुंच गया, लेकिन किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। सीन ये था कि वहां 17 लोग काले कपड़ों, ब्लैक रोब्स में थे। उनके कपड़ों पर एक ब्लैक सर्पेंट, काले सांप का निशान बना हुआ था। इनमें से 16 लोग डिवाइन सोल रियल में थे और उनका लीडर अभी अभी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल में पहुंचा था। यूनचे की नजरें सीधे ग्रुप के बीच में गड़ गई। वहां एक आदमी ने एक वुड स्पिरिट बच्चे को जकड़ रखा था। वो हेलिन ही था। हेलिन की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को सील नहीं किया गया था और उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट भी नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह इमोबिलाइज था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें वो वुड स्पिरिट वाली हरी चमक गायब थी। उसकी आंखें पथरा गई थी, जैसे वो कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि रूह के बिना एक खाली खोल हो। हेलिन, यूनचे ने धीमी आवाज में कहा। उसे जिंदा देखकर यूनचे ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी बेजान आंखों को देखकर उसका दिल बैठ गया। हेलिन को पकड़ने वाला आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, किसने सोचा था कि इतना बड़ा जैकपॉट लगेगा? हॉल मास्टर सिर्फ खुश नहीं होंगे, वो हमें मालामाल कर देंगे। दूसरा आदमी बोला, बस अफसोस यह है कि बाकी वुड स्पिरिट्स बहुत जिद्दी थे। उन्होंने अपने स्पिरिट ऑर्ब्स खुद डिस्ट्रॉय कर लिए। लेकिन बॉस, ये छोटा बच्चा कौन है? इसे जिंदा पकड़ना इतना जरूरी क्यों था? इसके लिए तो हॉल मास्टर भी पगला गए थे। लीडर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कुछ सवाल न पूछना ही बेहतर है। बस इस पर नजर रखो। अगर ये भागा तो हमारी गर्दनें कट जाएंगी। मैंने सेक्ट मास्टर को डिवाइन मार्शल रियल्म
का जिक्र करते सुना था। क्या? डिवाइन मार्शल रियल्म? ये नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। लीडर ने डांटते हुए कहा, चुप रहो। बस इतना समझ लो कि मामला बहुत हाई लेवल का है। अगर हमने इसे खो दिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हे लिन को पकड़ने वाला आदमी बोला, बॉस, आप टेंशन मत लो। इस पूरे दरकिया रियल्म में किसी की औकात नहीं है जो हमें। बूम। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिर्फ 6 मीटर दूर हवा में एक शैडो प्रकट हुई। एक भयानक धमाका हुआ और वो शैडो बिजली की तरह उस आदमी पर झपटी। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि किसी को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। उस आदमी को बस इतना महसूस हुआ कि उसके हाथ अचानक हल्के हो गए हैं, क्योंकि हे लिन अब उसके पास नहीं था। युन चे ने हे लिन को छीन लिया था, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। वो ग्रुप से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया और तभी युन चे ने अपनी ऑरा रिलीज की। ऐसा लगा जैसे कोई सोता हुआ खूंखार बीस्ट जाग गया हो। उसकी आंखों में पागलपन था। बाएं हाथ से उसने हे लिन को प्रोटेक्ट किया हुआ था और दाएं हाथ में हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड थी। तलवार से इतना भयानक फिंडिश ऑरा निकल रहा था कि उन काले कपड़ों ब्लैक रोब्स वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाते, युन चे ने अपना इविल गॉड का चौथा गेट, रंबलिंग हेवन, खोल दिया। उसकी लाल रंग की प्रोफाउंड एनर्जी का सैलाब उन हत्यारों की तरफ बढ़ा। वैसे तो डिवाइन सोल रियल्म वालों को मारने के लिए युन चे को रंबलिंग हेवन की जरूरत नहीं थी, पगेट्री ही काफी था। लेकिन आज मामला ताकत का नहीं, गुस्से का था। वो अपना गुस्सा उन पर निकालना चाहता था। बाम। युन चे ने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन रंबलिंग हेवन की ताकत के साथ हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तलवार बिजली की तरह गिरी और सबसे पास खड़े आदमी को तो पता भी नहीं चला कि कब उसका शरीर हवा में बिखर गया। बूम। युन चे ने तलवार घुमाई और एक ब्राइट फ्लेम की लहर छोड़ी। बाईं तरफ खड़े 3 लोग एक ही झटके में मांस का गूदा बन गए। खून और शरीर के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे। हवा में खून की बदबू फैल गई। बाकी बचे लोग इतना डर गए कि उनकी रूह कांप गई। एक पल, सिर्फ आधे सांसों के टाइम में युन चे ने हे लिन को बचा भी लिया और 4 लोगों को काट भी डाला। वो किसी भूत की तरह बिना कुछ बोले सिर्फ काटे जा रहा था। तुम? एक आदमी के मुंह से बस इतना ही निकला था कि हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड फिर से नीचे गिरी। उस आदमी ने अपनी जिंदगी की सबसे फास्ट स्पीड में अपना हथियार बचाव के लिए उठाया। बाम। उसका ब्लैक सोल स्पीयर भाला बीच से टूट गया और तलवार उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। वो डिवाइन सोल रियल्म का एक्सपर्ट युन चे के सामने टोफू जैसा साबित हुआ। एक ही वार में खून की धुंध, मिस्ट, बन गया। युन चे फिर गायब हुआ और दूसरे आदमी के पीछे प्रकट हुआ। इससे पहले कि वो मुड़ता, उसका ऊपरी शरीर कमर से कटकर गिर चुका था। बाम, बाम, बूम। युन चे ने मून स्प्लिटिंग कैस्केड मूवमेंट टेक्निक एक्टिवेट कर दिया। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड उसके हाथ में नाच रही थी और वो एक अनस्टॉपेबल, ब्लडथर्स्टी डेविल लग रहा था। हर वार के साथ आसमान हिल जाता और खून की बारिश होती। युन चे ने अपनी ताकत को लिमिट्स के पार पुश कर दिया था। जब उसका 9वां अटैक पड़ा, तब तक 16 ब्लैक रोब्स काले कपड़े वाले लोग खून के कीचड़ में बदल चुके थे। वहां एक भी साबुत लाश नहीं बची थी। उन्हें मरने से पहले चीखने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ 4 सांसों का समय बीता था। लीडर की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। उसका शरीर किसी छलनी की तरह कांप रहा था। अभी कुछ पल पहले वो अपनी कामयाबी पर जश्न मना रहे थे और पलक झपकते ही वो हेवन से सीधे हेल में गिर गए थे। उसके सारे आदमी जो डिवाइन सोल रियल्म के लेट स्टेजेस में थे और दरकिया रियल्म में स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, वो इस मॉन्स्टर के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिए गए। जब युन चे की नजर उस लीडर पर पड़ी तो उसकी हालत खराब हो गई। उसे साफ दिख रहा था कि युन चे की कल्टिवेशन सिर्फ डिवाइन सोल रियल्म के अर्ली स्टेज में है। फिर भी वो डर के मारे कांप रहा था। लीडर धीरे धीरे पीछे हटा और अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी आवाज में चिल्लाया, कौन कौन हो तुम? तभी उसे याद आया कि कल रात जिस आदमी ने हंगामा मचाया था, उसका डिस्क्रिप्शन इससे मिलता है। वो चीखा, तुम लिंग युन हो। युन चे को लिंग युन नाम सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये उसका फेक नाम था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। लीडर ने डर के मारे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना ब्लैक सोल स्पीयर भाला उठाया। काले रंग की बिजली उसके भाले पर कड़कने लगी। क्लैंग। अगर युन चे सिर्फ पगेट्री यूज कर रहा होता तो शायद वो इसे रोक लेता, लेकिन रंबलिंग हेवन के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। उसका भाला टूट गया और वो किसी टूटी पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा।
उसने जमीन पर कई बार रोल किया और खून की उल्टियां करने लगा। वो डेस्परेटली पलटा और गिड़गिड़ाया, रुको रुको, हम ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट से हैं। अगर तुमने हमें कुछ किया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। और हमें पता है कि तुम प्योर मून रियल्म से हो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो सेक्ट मास्टर तुम्हें इनाम देंगे। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत तगड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने युनचे को प्योर मून रियल्म का समझ लिया था। युनचे खामोश रहा। एक हाथ में है लिन और दूसरे में तलवार घसीटते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। युनचे का हर कदम उस लीडर को मौत के करीब ले जा रहा था। वो खौफ में चिल्लाया, पास मत आना। हमारे सेक्ट को डिवाइन मार्शल रियल्म की प्रोटेक्शन मिली हुई है। अगर तुमने हमें छेड़ा तो समझो तुमने डिवाइन मार्शल रियल्म से पंगा ले लिया। तब तुम्हारा स्टार रियल्म भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगर तुम अभी रुक जाओ तो बूम। युनचे ने उसकी बकवास सुने बिना अपनी तलवार से फीनिक्स फ्लेम्स छोड़ी। वो आदमी हवा में उछल गया। युनचे ने फ्लैश किया और अपनी खूनी तलवार सीधे उसके सीने के आर पार कर दी। बान स्वॉर्ड एनर्जी धमाके के साथ फटी और उस लीडर का शरीर पूरी तरह शैटर्ड होकर बिखर गया। उसका खून कई किलोमीटर तक फैल गया। वो बेरहम कातिल जिन्होंने वुड स्पिरिट्स का कत्लेआम किया था, अब सिर्फ राख और खून बनकर रह गए थे। युनचे ने अपनी लाल प्रोफाउंड एनर्जी को हटाया और खुद को संभाला। उसने काफी देर तक इस हैवी स्टेट को मेंटेन किया था। उसने हेलिन को नीचे उतारा और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा। हेलिन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हेलिन ने सिर हिलाया। न वो रोया न खुश हुआ। उसकी आंखों में अभी भी वही खालीपन था। थोड़ी देर बाद उसने एक हल्की सी फीकी मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हूं। शुक्रिया बिग ब्रदर युनचे, आपने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। युनचे सन्न रह गया। उसे लगा था कि हेलिन रोएगा, चिल्लाएगा, अपना दर्द बाहर निकालेगा, शायद बेहोश भी हो जाएगा। लेकिन हेलिन का न रोना और वो अजीब सी मुस्कान, ये युनचे को ज्यादा डरा रही थी। युनचे ने भारी मन से कहा, हेलिन, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे लोग। अगर मैं हेलिन ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। आप मेरे सेवियर हो, सबसे अच्छे इंसान हो जो मुझे मिले। युनचे के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हेलिन मुड़ा और दूर उस दिशा में देखने लगा जहां उनका सीक्रेट ग्राउंड था। उसने कहा, बिग ब्रदर युनचे, क्या आप मुझे एक बार फिर घर ले चलेंगे? मैं उन सबको सही तरीके से दफनाना चाहता हूं। युनचे ने गंभीर होकर सिर हिलाया। ठीक है। उसने हेलिन को उठाया और वापस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ चला। हालांकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हेलिन को मना नहीं कर सका। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।